हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, उन्होंने बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और मैंने उस इन्फॉर्मेशन को आगे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को सॉरी भी बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी, मदद मांगी, लेकिन मैं उनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं मैं कोई एमपी एमएलए नहीं हूं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मैं वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाया जो मुझे और लोगों से मिली। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये मदद देने का और लेने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जितना हमसे बन सकेगा हम आपके लिए करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी में गिरावट हो रही है। निफ्टी ने करीब 970 पॉइंट्स लूज किया है पिछले कुछ हफ्तों में, जो कि करीब बनता है 6.35%। और ये जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का करीब 15,314, उससे करीब 6.35% की अब तक हमें गिरावट दिखा चुका है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं इस गिरावट की कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज़ तो ये है कि मार्च 2020 के बाद पहली बार हमें निफ्टी में एक टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि करेक्शन दो तरीके के होते हैं, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन में हम ये बात करते हैं कि कितने परसेंट या कितने पॉइंट्स की गिरावट हुई है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्शन। और वहीं टाइम करेक्शन में हम बात करते हैं कि कितने वक्त तक करेक्शन चला, यानी कि कितने दिनों तक करेक्शन चला। मार्केट में इन दोनों तरीके के करेक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन निफ्टी में पिछले एक साल में हमें टाइम करेक्शन देखने को नहीं मिला। प्राइस करेक्शन हमने कई बार देखा, यानी कि 2 दिन 3 दिन तक अच्छी खासी निफ्टी में गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी भी हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो निफ्टी में कई बार प्राइस करेक्शन देखा, लेकिन पिछले एक साल में एक बार भी टाइम करेक्शन नहीं देखा। ये पहली बार हम देख रहे हैं मार्च 2020 के बाद जब हमें टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर आप 3-4 हफ्तों से देखें तो निफ्टी में एक प्रेशर बना हुआ है। दूसरी खास बात जो इस करेक्शन की है कि पहली बार एक साल में ऐसा हुआ है कि निफ्टी का भाव 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे पहुंच गया है। तीसरी खास बात यह है कि निफ्टी में हमें गैप्स दिख रहे हैं, यानी कि निफ्टी जब गिर रहा है तो वो गैप्स बना के गिर रहा है। दोस्तों, गैप्स के बारे में आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में बाइंग करते हैं तो ऊपर की तरफ गैप्स बनता है, और जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में सेलिंग करते हैं तो वो नीचे की तरफ गैप्स बनता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों में हमें कम से कम 2 गैप्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और ये एक इंडिकेशन है कि बड़े इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में सेलिंग कर रहे हैं। चौथी जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे तो डाउ जोन्स और एफटीएसई यानी यूएस का इंडेक्स और यूके का इंडेक्स, इनमें अभी भी तेजी बनी हुई है, और पूरे के पूरे अगर अप्रैल के महीने में भी देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है अप्रैल के महीने में। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। पहली चीज ये कि क्या मार्केट ने पीक बना लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो करेक्शन हो रहा है क्या ये कंटिन्यू रहेगा, कितना बाजार गिरेगा। तीसरी चीज ये कि आगे का हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ये करेक्शन एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि क्या एफआईआईज इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि ये जो कोविड के सेकेंड वेव का जो इतना खतरनाक अटैक हुआ है इसकी वजह से बाजार गिर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो कोविड का जो
इम्पैक्ट आया है ये होली के बाद, यानी कि करीब मार्च के सेकेंड थर्ड वीक के बाद ही विजिबल हुआ है। जबकि मार्केट ने जो अपना रीसेंट टॉप बनाया था वो फरवरी 16 को ही बना लिया था, और उसके बाद से ही निफ्टी में हमें एक प्रेशर या एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट के गिरने के जो मेन रीजंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो पहला रीजन है जिसकी वजह से सेलिंग हो रही है वो है राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने कुछ हफ्ते पहले वीडियो बनाए थे और मैंने आपको इसका पूरा जो खेल है वो आपको समझाया था कि क्यों एफआईआई सेलिंग इसकी वजह से हो रही है और वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन उस खतरे को सेंट्रल बैंक्स ने और आरबीआई ने समझा, और काफ़ी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स और हमारे आरबीआई ने बॉन्ड यील्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उस पर सक्सेसफुल रहे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बॉन्ड यील्ड्स का जो उन्होंने कंट्रोल किया है वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है, और अगर वापस से बॉन्ड यील्ड बढ़ने शुरू होते हैं तो ये बाजार के लिए एक नया खतरा पैदा करेगी। दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से और इंडिया से पैसा निकालकर डेवलप्ड मार्केट में ले जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कोविड रिकवरी में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, खास करके यूएसए में। अगर आप यूएसए में किसी से भी बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में चले जाएं तो वहाँ पर आपको वो बिना कुछ पूछे आपको वैक्सीनेट कर देते हैं। इंडिया में भी वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है, लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं हो रहा है जैसा कि यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। अगर आप देखें तो अमेरिका और यूरोप में काफ़ी हद तक जो चीज़ें अब खुल रही हैं और धीरे धीरे वो कोविड को कंट्रोल में कर रहे हैं, तो वहाँ पर नॉर्मलसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जबकि इंडिया में आप देखिए तो किस तरीके से कोविड ने अटैक किया सेकेंड वेव का, और हम एक तरीके से नॉर्मलसी से एबनॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप पिछले एक महीने के ग्लोबल मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि यूरोप के मार्केट्स, यूएसए के मार्केट और सिंगापुर के मार्केट और कोरिया के मार्केट्स, इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि वहीं अगर आप देखिए तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसमें से जो वर्स्ट परफॉर्मर अगर आप देखें तो इंडिया है और इंडोनेशिया है, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो ये डेटा आपको एक कॉन्ट्रास्ट की पिक्चर दिखाता है बिटवीन डीएम्स यानी कि डेवलप्ड मार्केट्स एंड ईएम्स यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स। तो एफआईआईज इस वक्त सेलिंग मोड में है, और अप्रैल में ही उन्होंने करीब 1 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब 7,500 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी कर दिए हैं। और अगर सेलिंग इसी स्पीड से चलती रही तो आप देखेंगे कि अप्रैल 2021 का जो सेलिंग का डेटा होगा एफआईआईज का, वो पिछले साल के जो अप्रैल के सेलिंग के डेटा के बाद सबसे बड़ा फिगर बन सकता है। और ये जो कोविड का जो सेकेंड वेव का अटैक आया है, ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर दिया है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट किया था कुछ महीने पहले, उसमें अब वो बदलाव करने लगे हैं और उसे कम करके दिखाने लगे हैं। और लगभग सभी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को कम कर दिया है। इसमें सभी रेटिंग एजेंसीज आती हैं केयर रेटिंग्स, एसबीआई, यूबीएस, एसएनपी, जेपी मॉर्गन, लगभग सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जीडीपी को अब कम करना शुरू कर दिया है। एसबीआई के अनुमान के हिसाब से ये जो कोविड का सेकेंड वेव का अटैक आया है, इसकी वजह से इंडिया के का जो लॉस है, बिजनेस लॉस है, वो है करीब 1.5 लाख करोड़ का लॉस इसकी वजह से होगा। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से एफआईआईज जो है सेलिंग मोड में है। लेकिन आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो बाजार तो उस तेजी के साथ नहीं गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और बाजार उस तेजी के साथ इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदना शुरू कर दिया है पिछले कुछ हफ्तों से। अगर आप सिर्फ फ्राइडे की ही फिगर देखें तो एफआईआईज ने करीब 1300 करोड़ की सेलिंग की, और वहीं
DIIs या म्यूचुअल फंड्स ने करीब 1700 करोड़ की बाइंग कर दी, यानी कि जितनी सेलिंग FIIs ने की उससे ज्यादा की म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग कर दी। तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप अप्रैल का डेटा देखें तो अप्रैल में आप देखेंगे कि FIIs की जो है वो नेट सेलर बन गए हैं, जबकि DIIs नेट बायर बन गए हैं काफी महीनों के बाद। लेकिन अगर आप उससे पिछले महीनों की सिचुएशन को देखें तो उसकी आप उल्टी सिचुएशन पाएंगे। तो FIIs उस वक्त बाइंग मोड में थे और म्यूचुअल फंड्स उस वक्त सेलिंग मोड में थे। तो अब तक का डेटा पॉइंट देखकर हमें ये लग रहा है कि FIIs न सिर्फ इंडिया बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स को भी छोड़ रहे हैं और अपना पैसा वो डेवलप्ड मार्केट की तरफ ले जा रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आगे यहाँ से मार्केट का क्या डायरेक्शन रहेगा और मार्केट किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट का आगे क्या रुख रहेगा ये सिर्फ कोविड फैक्टर ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फैक्टर्स इसको डिसाइड करेंगे। और उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि FIIs क्या करते हैं। और मैंने बार बार आपके साथ यही शेयर किया है कि FIIs विल डिसाइड द फेट ऑफ इंडियन मार्केट्स। तो वो क्या करते हैं इस पर नजर बनाए रखें। ज्यादातर ब्रोकर्स का अगर आप व्यू देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, प्राइस करेक्शन भी होगा, टाइम करेक्शन भी होगा, लेकिन बड़े क्रैश का अभी तक किसी ने भी इंडिकेशन नहीं दिया है। आइए मैं आपसे शेयर करता हूं कि क्रेडिट स्विस का क्या कहना है इंडियन मार्केट्स के बारे में। क्रेडिट स्विस का कहना है कि we believe the equity markets continue to see some further profit booking in coming weeks, but we expect the correction to be very sharp and not last long। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये तो कहा है कि मार्केट में करेक्शन होगा और अच्छा खासा होगा, लेकिन वो काफी लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगा। तो आइए अब हम निफ्टी का जो अपना व्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, करीब कुछ हफ्ते पहले हमने निफ्टी का एक व्यू आपके साथ शेयर किया था और आपसे कहा था कि 14,470 का एक सपोर्ट निफ्टी पर बनता है और मोस्ट लाइकली वो टूटेगा और उसके टूटने के बाद ही हमें निफ्टी में फर्दर गिरावट दिखेगी और निफ्टी करीब 14,000 के लेवल तक जा सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया था और वो सपोर्ट जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो टूट गया है। और इसके बाद जो निफ्टी का जो टारगेट बनता है वो 14,000 का बनता है और निफ्टी करीब 14,150 के लेवल को टच करके थोड़ा सा ऊपर अभी हमें दिख रहा है। तो इस मूवमेंट की वजह से जो अगला सपोर्ट जो बना है वो करीब 14,150 और 14,200 का बना है और ये सपोर्ट भी मोस्ट लाइकली टूटेगा। तो ये अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम नीचे की तरफ 13,600 के लेवल को टच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो फॉल होगा ये वर्टिकल फॉल शायद नहीं होगा। इसमें हमें एक जिगजैग मैनर में हमें मार्केट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ा गिरेगा फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर चढ़ेगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ हफ्ते का मूव देखा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रहेगी कि FIIs एक तरफ से सेल करेंगे और DIIs एक तरफ से बाय करेंगे। तो आपको बीच बीच में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि जो DIIs हैं वो FIIs की सेलिंग को मैच नहीं कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो नेट रिजल्ट होगा वो बाजार का रुख नीचे की तरफ ही होगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर बाजार में हमें एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सिचुएशन को देख रहे हैं और आगे सिचुएशन क्या टर्न लेगी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इस वक्त अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा चूजी बनना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो कुछ सेक्टर्स जिसमें मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पैसा लगाएं, और वो सेक्टर हैं हॉस्पिटैलिटी, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, मूवीज, रिटेल और इस तरीके के सेक्टर जिन पर कोविड का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। और जिन सेक्टर्स में
करेक्शन को इस्तेमाल करके हम एंट्री ले सकते हैं या अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं। वो सेक्टर्स आप जानते हैं मैं किन सेक्टर्स को पसंद करता हूं। उसमें आते हैं आईटी, स्टील एंड फार्मा। आईटी में आप जानते हैं मेरा फेवरेट पिक क्या है, टीसीएस है, और मैं बिल्कुल एडवोकेट करूंगा कि जब भी आपको अच्छा प्राइस मिलता है तो इसमें एंटर करें। स्टील सेक्टर में मैंने अपना फेवरेट स्टॉक आपके साथ शेयर किया, वो है टाटा स्टील। इनफैक्ट इस वक्त जो ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है उससे एक टेम्पररी स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन आप 3 से 4 साल की अवधि को देखें तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेक्टर है एंट्री करने के लिए। और जो फार्मा में आप जानते हैं कि फार्मा में भी ये कोविड सेकेंड वेव की वजह से एक उसमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और फार्मा के पिक्स पे आप जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, तो हमारे कैडिला और सन फार्मा जो है वो फार्मा सेक्टर में हम उन्हें पसंद। वीडियो को अंत करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों हमने हमेशा धर्म के नाम पे लड़ाई की, हमने हमेशा भाषा के नाम पे लड़ाई की, हमने हमेशा कम्युनिटी के नाम पे लड़ाई की। हमने तो कभी भी हॉस्पिटल्स के नाम पे लड़ाई नहीं की, हमने तो कभी भी वेंटिलेटर्स के नाम पे लड़ाई नहीं की, हमने कभी भी ऑक्सीजन के नाम पे लड़ाई नहीं की। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।